साथियों, हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बीजू कृष्णन जी हैं, जो हमारे साथ किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरा इनसे पहला सवाल ये है कि जो 2014 का इलेक्शन हुआ, उस समय पे जो ये नरेंद्र मोदी जी थे या ये जो भारतीय जनता पार्टी थी, इन्होंने जो वादे किए खेती को लेकर के, वो क्या क्या वादे किए थे और फिर ये किस तरीके से उन वादों से पीछे हटे, ये ज़रा समझाइए। 2014 में नरेंद्र मोदी और भाजपा जब चुनाव का सामना कर रहे थे, किसानों को काफ़ी लुभावने वादे देते हुए वो चुनाव का सामना किए। भाजपा का घोषणा पत्र में जो वादे थे और नरेंद्र मोदी के काफ़ी जो जनसभाएं हुए, उसमें लगातार जो वादे किए गए, ये वादे किए गए कि किसानों का आमदनी दुगना किया जाएगा, किसानों का जो फसल के लिए उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम, जैसे स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश थी, उसको लागू किया जाएगा। उसके साथ साथ जो बीज, खाद, कीटनाशक वगैरह सब्सिडी के साथ किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो ऋण कृषि के लिए चाहिए वो कम ब्याज में दिया जाएगा। खेत मजदूर के लिए नरेगा में कम से कम 200 दिन के रोज़गार और उसके साथ साथ ज़्यादा उसका जो मजदूरी दिया जाएगा। हर खेत को पानी, और अगर कोई नुकसान होती है तो फिर इंश्योरेंस का, बीमा का भी बात किया गया था। तो ये सब जो वादे किए गए 2014 में, बड़े पैमाने में किसानों का और खेत मजदूरों का समर्थन चुनाव में उनको हासिल भी हुआ। और 2014 में चुनाव जीत के सत्ता में आने के कुछ ही दिन बाद हम लोग कृषि मंत्री से मिले और उनसे कहे कि ये जो आपका वादा रहा है, उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम वाला वादा, उसको लागू करने का हम लोग जब मांग किए तो कृषि मंत्री का कहना था कि ये सिर्फ चुनाव के समय में हर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वादे करते, बस सिर्फ वोट के लिए, और ये सिर्फ उतना ही है, इसको हम लागू नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनका भी बयान रहा कि ये चुनावी जुमले हैं, और भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देते हुए ये कहे कि इसको लागू करना मुमकिन नहीं है। तो पिछले 6 साल में अगर देखें, ये हर वादे से पीछे हटते हुए हम लोग को स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें 6 साल में किसानों का खुदकुशी भी काफ़ी बड़ा है। हर साल कम से कम 12,000 किसान जो कृषि संकट के कारण खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, इससे बहुत ज़्यादा संख्या में किसानों का आत्महत्या हुआ है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो सही संख्या बताते भी नहीं है। कुछ जगह ऐसे भी है जहां किसान के खुदकुशी होते पर शून्य दिखाया जाता है। तो ये रहा है पिछले 6 साल का इनका खेती का जो वादे किए हैं, और हर वादों से वो पीछे भी हटे। इसके खिलाफ लगातार आंदोलन भी हुआ है। सबसे पहले अगर देखें, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को 2014 दिसंबर में ही नरेंद्र मोदी सरकार लिया है। ये जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान सभाएं, संगठन, खेत मजदूर संगठन, आदिवासी दलित संगठन एकजुट होते हुए एक मुद्दा आधारित एकता बनाए, भूमि अधिकार आंदोलन, जो भूमि का अधिकार के लिए, वनाधिकार के लिए, उसके साथ साथ जो भूमि अधिग्रहण कॉरपोरेट कंपनियों के लिए या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहे थे, उसके खिलाफ एक एकजुटता बना। ये एकजुटता के तहत बहुत से आंदोलन हुए और लगातार 3 बार कोशिश के बावजूद ये ऑर्डिनेंस को संसद में उनको पारित नहीं कर पाए। इससे पीछे हटना पड़ा। मोदी सरकार को शायद ये एकजुट संघर्ष
का पहला उनको हार सामना करना पड़ा, ये एकजुट संघर्ष के चलते। तो लगातार उसके बाद में भी हम लोग देखे हैं जो वादे किए गए, कैसे उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम वाला जो वादा है उससे भी ये पीछे हटे, और उस मुद्दे पर लगातार अखिल भारतीय किसान सभा का स्वतंत्र रूप से संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए काफ़ी। और नोटबंदी के बाद जो किसान, खेत मजदूर और मजदूर वर्ग का जो दिक्कतों को और बढ़ाया, उस समय हम लोग देखे हैं कि चाहे महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में, हिमाचल, हरियाणा, बिहार, काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन हमारे किसान सभा का लाल झंडे तले हुआ है। 2017 में जो मंदसौर घटना हुआ, जिसमें किसान सही दाम मांगते हुए सड़कों पर उतर आए थे, 6 किसानों पर गोली बरसा के 6 किसान उसमें शहीद हुए। उसके बाद एक और एकजुटता, किसानों का मुद्दा आधारित एकता, किसान का फसल के लिए सही दाम सुनिश्चित करना, और जो उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम होगा, और उसके साथ साथ कर्जा मुक्ति का, ये 2 मांग को, ये इन 2 मुद्दों के आधार पर एक एकता बना अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें आज के दिन 200 से अधिक किसान संगठन, देश भर के सभी किसान संगठन इसमें शामिल है। लगातार उसका भी आंदोलन हुआ। पहले हमारा स्वतंत्र आंदोलन जो हुआ, हम लोग 2016 में जो नोटबंदी का निर्णय लिया गया, तब हम लोग का किसान संघर्ष जाथा पूरा देश भर में हुआ। नवंबर 24 तारीख को शायद पहला ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर एक रैली हुआ होगा, जिसमें नोटबंदी के खिलाफ किसानों का मुद्दों को भी उसमें उठाया गया, और नोटबंदी के खिलाफ भी एक आंदोलन हो रहा। पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो समन्वय समिति बनने के बाद देश भर में किसान मुक्ति यात्रा जो मंदसौर से शुरू हुआ, और फिर लगातार आंदोलन भी चलते रहे। दिल्ली में बड़े बड़े हजारों किसानों का रैली हुए, किसान संसद हुआ, जिसमें से 2 कानून किसान खुद बनाए। एक तो उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम उनका फसल के लिए सुनिश्चित होना चाहिए, और कर्जा मुक्ति के लिए 2 कानून भी पहले बार शायद एक आंदोलन से 2 कानून बना, जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश भी किया गया, राज्यसभा और लोकसभा में। तो ये आंदोलन लगातार पिछले 6 साल में हुए। 2018 में हम लोग सभी देखे किस तरीके से एक तो महाराष्ट्र में किसान लॉन्ग मार्च हुआ, नासिक से मुंबई 186 किलोमीटर, हजारों किसान 6-7 दिन में चलते हुए, और महाराष्ट्र सरकार को सभी मांगों को मानना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा, और सभी मांग मानना पड़ा। फिर हम ये भी देखते हैं कि 2018 में अगस्त 9 तारीख, जो भारत छोड़ो आंदोलन का एनिवर्सरी है, उस दिन देश भर में मजदूर किसान का जेल भरो कार्यक्रम हुआ, जिसमें 5 लाख से अधिक किसान और मजदूर और खेत मजदूर उसमें भाग लिए। और पहले बार के लिए जो रिटायर्ड जवान थे वो लोग भी उसमें शामिल हुए। सितंबर 5 तारीख को दिल्ली में मजदूर किसान संघर्ष रैली हुआ, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान, मजदूर, खेत मजदूर शामिल हुए। ये पिछले 30-40 साल में सबसे बड़ा ऐसा एक कार्यक्रम रहा जिसमें मजदूर, किसान और खेत मजदूर एक साथ आए। नवंबर 2018 29 और 30 नवंबर को किसान मुक्ति रैली हुआ, जिसमें लाख से अधिक किसान
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में यहाँ आए और इस आंदोलन में हम लोग देखा कि पहले बार और तबका जो है समाज के और तबका, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हो, मीडिया पर्सनल हो, जैसे जर्नलिस्ट हो, लेखक हो, ये सभी एक एकजुटता के साथ इस आंदोलन को समर्थन करते हुए सामने आए हैं। पूरा देश भर में नेशन फॉर फार्मर्स नाम का एक एकजुटता बना और 2 दिन का ये जो किसान मुक्ति रैली हुआ उसमें लाख से अधिक लोग भाग लिए। ये सभी आंदोलन के चलते देश भर के किसानों के बीच बीजेपी मोदी किसान विरोधी, ये स्पष्ट रूप से उनका मन में एक इम्प्रिंट हुआ इस इन आंदोलन के चलते। कुछ राज्य सरकार के जो कुछ राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। पर उसके बाद जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें फिर भाजपा जीत के आती है और बड़े ज़्यादा सीट जीतते हुए सत्ता में फिर आते हैं। ये जो 2019 के चुनाव से तुरंत पहले जो पुलवामा बालाकोट जो हमला हुआ, उसके बाद एक उग्र राष्ट्रवाद का कैंपेन, बड़े तौर पर कॉरपोरेट मीडिया का, जो गोदी मीडिया का समर्थन, कॉरपोरेट कंपनियों का लगभग 27,000 करोड़ खर्च हुआ चुनाव में, प्रचार में, ये एक रिपोर्ट कहती है। उसके साथ साथ चुनाव से जस्ट पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का घोषणा करना और चुनाव के दिन भी किसानों के अकाउंट में पहला किस्त 2,000 रुपया आना, ये सभी इनका चुनाव फिर से, और जो विपक्षी दलों का कमजोरियां भी है, ये सभी के चलते फिर से जीत हासिल करने में नरेंद्र मोदी और भाजपा सक्षम हुए। पर 2019 में जब चुनाव जीते, पुराने जो वादे हैं, हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए, वो कुछ 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर उस समय में हुआ था। और उसके साथ साथ भुखमरी में काफ़ी लोग मरने का सिलसिला रहा है पिछले 6 साल में, और बहुत ही खतरनाक स्थिति है। लगभग 20,000 से अधिक प्रति हर साल महाराष्ट्र में ही भूखमरी से, कुपोषण से मर रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा वगैरह का स्थिति और भी इससे खतरनाक है। हम लोग सभी देखें कि डिजिटल इंडिया का जो बात करते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा, इस डिजिटल इंडिया में झारखंड में संतोषी भात दो चिल्लाते हुए मरने का एक हम लोग सभी देखे। उस तरीके से वारदात बहुत आते रहे और एक आर्थिक मंदी का स्थिति, जिसमें काफ़ी मजदूर, लाखों मजदूर रोजगार खो बैठे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30 लाख मजदूर रोजगार खो बैठे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10 लाख से अधिक। उसके साथ साथ जो सरकारी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसका निजीकरण करने का लगातार कोशिश रहा है। हम लोग देखे कैसे BSNL के साथ HAL का हालत किस तरीके से इस दौर में बहुत ही खराब हुआ है, और बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को लाखों करोड़ों का छूट देना भी इस दौर में हुआ है, जब गरीब जनता, किसान, खेत मजदूर वर्ग के लिए कोई भी उनके पक्ष में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में हमारे पूरा दुनिया में एक ये जो महामारी कोरोना का 2019 दिसंबर में चीन में पहला केस देखा गया, और पूरा देश में, पूरा दुनिया में ये फैला। विश्व जो संगठन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी पहले से चेतावनी भी दी है कि इससे
खाद्य सुरक्षा पर बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने में और गरीबी बड़े पैमाने में बढ़ सकता है और इससे आने वाले दिनों में पूरा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बावजूद यहाँ लगभग 3 महीने के लिए यहाँ का जो सरकार है, भाजपा शासित केंद्र सरकार, एक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दौर चला दिसंबर और मार्च के बीच। उसमें हम देखें, चाहे वो नागरिकता कानून हो या फिर आर्टिकल 370 हो या जो ट्रिपल तलाक हो, ये सभी मुद्दों को ले आते हुए एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोशिश और उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए जनवादी तरीके से, उस पर बर्बर तरीके से दमन का भी हम लोग देखे। काफ़ी लोगों को अरेस्ट करते हुए सबको देशद्रोही घोषित करना, ये सभी हम लोग ये 3 महीने में देखे। और अचानक मार्च 22 तारीख, उससे पहले हम ये भी देखे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ नमस्ते ट्रंप नाम का एक मेगा इवेंट हुआ। जब पूरा दुनिया दूरी मेंटेन करने का बात कर रहे थे, यहाँ इनका मानना है कि 10 लाख लोग को उसमें जुटाए थे। और एक चुना हुआ एक सरकार मध्य प्रदेश में, उसको हटा के भाजपा का एक सरकार बनाने का कोशिश, ये सभी में लगे हुए थे। बिना कोई तैयारी मार्च 22 को जनता कर्फ्यू, जिसमें थाली बजाने का एक स्वास्थ्य कर्मियों को आदर सूचक बोलते हुए, उसके बाद 24 तारीख को बिना कोई राज्य सरकार से बात किए, बिना कोई राजनीतिक पार्टी से बात किए लॉकडाउन का घोषणा होती है। लॉकडाउन का घोषणा जब हुई तब भारत के किसान एक बम्पर फसल का प्रतीक्षा में थे, क्योंकि अगर गेहूं का बात मैं कहूँ, पिछले साल से अगर एक तुलना करें, लगभग 11% ज़्यादा जगह पर गेहूं का खेती हुआ, बुआई हुआ। पर अगर लॉकडाउन का पहला फेज देखें, पहला 23 दिन देखें, पिछले साल जितना गेहूं मंडियों में आई थी, उसका सिर्फ 6% इस साल उन 23 दिन में मंडियों में आए थे। और पूरा लॉकडाउन का अभी तक का अभी है, काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलना, पलायन, जो भारत का जो विभाजन हुआ उसके बाद सबसे बड़ा पलायन, जिसमें लाखों मजदूर अपने गांव के तरफ पलायन करने में मजबूर हुए, उनके लिए भी ये सरकार कुछ नहीं किया। इन हालातों में किसानों का, हर किसान, देश के सभी किसान, चाहे वो जैसे फलों के उत्पादक हो या फिर अलग अलग फूल के उत्पादक हो, दलहन या तिलहन हो, ये सभी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूध का दाम हर लीटर 10 से 15 रुपया कम। इस तरीके से हजारों करोड़ का नुकसान किसान को झेलना पड़ा। ये एक हालत में हम लोग का मांग, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और जो CITU मजदूर वर्ग के जो संगठन है, सभी मिलके हम लोग ये मांग किए, जो सब आमदनी खो बैठे उनको कम से कम 7,500 रुपया प्रति माह देना चाहिए। और राशन व्यवस्था में सबके लिए चावल और गेहूं ही नहीं, उसके साथ साथ जो एक परिवार के लिए एक महीने में जो सब ज़रूरतें हैं, चीनी हो, नमक हो, अलग अलग दलहन हो, तेल हो, ये सभी का एक किट भी होना चाहिए। खेत मजदूर के लिए 200 दिन का रोज़गार, उसके साथ साथ कम से कम 600 रुपया मजदूरी, और अगर रोज़गार नहीं दे पाते तो बेरोज़गारी भत्ता कम से कम 300 रुपया होना चाहिए। किसान का कर्ज माफ़ करने का बात हम लोग कहे थे।
ये कोई भी बात मानने के लिए ये सरकार तैयार नहीं था। पर इसी लॉकडाउन काल में बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का जो देश को लूट के बाहर गए, जैसे मल्ल्या हो या फिर नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, रामदेव हो, ये सब का लगभग 70,000 करोड़ माफ़ी किया गया। इन हालातों में जब पूरा देश के किसान मेहनतकश बड़ा संकट में रहा है, उन हालातों में अचानक जून 3 तारीख को 3 ऑर्डिनेंस ले आते और नरेंद्र मोदी सरकार ये कहते कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के किसान को आज़ादी नहीं मिला और नरेंद्र मोदी का सरकार 2020 जून माह में किसानों को आज़ादी दिया कि जहाँ चाहे बेचने का आज़ादी। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा झूठ है। पहले भी किसान कहीं जहाँ चाहे बेच सकते थे और जो सरकार नियंत्रित जो मंडियाँ है, कृषि उपज मंडियाँ है, उसमें सिर्फ 30% के आसपास ही वहाँ बिक्री होती थी। आज ये जो 3 ऑर्डिनेंस ले आए गए, काफ़ी उसका भी जैसे पहले से है, हम देखते हैं इस सरकार का नाम बहुत ही सुंदर नाम होते हैं, काफ़ी लंबा नाम है, अंग्रेज़ी नाम को उसको पूरा बिना देखे शायद बोल भी नहीं सकते। पर सरल रूप से अगर कहे, पहला कानून ये है मंडी तोड़ो कॉरपोरेट लूट बढ़ाओ कानून, और उसमें सरकार का ये भी है जो सरकारी खरीद से पीछे हटने का। दूसरा कानून है अवश्य वस्तु कानून में जो संशोधन किया है, इसमें बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को जमाखोरी और काला बाजारी को बढ़ावा देने का एक कानून ले आया गया है। धान हो, गेहूं हो, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज जितना चाहे बिना कोई नियंत्रण ये बड़े कंपनियां उसका भंडारण हो सकता है, उसका स्टोरेज हो सकता है, उस तरीके का एक कानून वो लिया है। उसके साथ साथ तीसरा जो कानून है वो कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने का एक ये कानून है। और ये कानून में ये भी है कि अगर कोई किसान और बड़े कंपनियों के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो न्यायालय नहीं जा सकते किसान, वो सिर्फ कलेक्ट्रेट, सब कलेक्ट्रेट लेवल में या डीएम के लेवल पर उसमें एक सेटलमेंट होना चाहिए। तो इसके खिलाफ ये जो तीनों कानून है, ये पहले से विश्व व्यापार संगठन में लगातार अमेरिका, यूरोपियन यूनियन वगैरह का दबाव होती रही है भारत पर कि खेती का जो सब्सिडी में कटौती होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा का सब्सिडी में कटौती होना चाहिए और भंडारण से सरकार पीछे हटना चाहिए। उसी को शांता कुमार कमीशन, जो हिमाचल प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री भाजपा का नेता है, उनका एक कमीशन का सिफारिश भी रहा है, उसको आज ये 3 कानून का रूप में ले आया गया। तो किसान समझते हैं ये 3 कानून जो है ये कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ाने के लिए और किसान विरोधी कानून है। इसलिए आप देख रहे हैं जैसे लगातार नरेंद्र मोदी ये कह रहे कि किसान गुमराह किए गए हैं। हमारे किसान सही पहचाने कि ये अदानी और अंबानी का कानून है, उनके लिए ये कानून ले आया गया। आप अगर देखेंगे 2014 और 2020 के बीच बहुत से जगहों पर बड़े बड़े भंडारण का व्यवस्था अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं। तो ये जैसे कि ये कानून 2020 में आने वाला है, इनको 2014 में ही पता चल गया जब ये अवश्य वस्तु कानून रहा है। अवश्य वस्तु कानून के तहत जितना भंडारण हो सकता उस पर नियंत्रण था और खास करके जैसे धान हो, गेहूं हो, इसका भंडारण भी सरकार द्वारा ही होता था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये जो कानून 3 कानून है, गुजरात के हमारे किसान पहले से जो कहते आ रहे हैं कि ये मोदी और अदानी का कॉरपोरेट लूट का मॉडल है, मोदी, अदानी और अंबानी का मोदानी मॉडल है, उसको आज सब देश के सभी किसान पहचान चुके हैं। इसीलिए ये जो आज हम देख रहे हैं एक अभूतपूर्व टाइप किस्म के जो आंदोलन हो रहा है,
जैसे शुरुआत में जून जब ये ऑर्डिनेंस पहले ले आया गया, तुरंत हज़ारों जगहों पर इनको जलाया गया, इनका प्रति जलाया गया। उसके बाद बड़े बड़े आंदोलन अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले हुआ और नवंबर 26 और 27 को दिल्ली चलो का कार्यक्रम हुआ। एक गौर करने लायक बात है, मजदूर वर्ग पूरा का पूरा इसमें समर्थन दिया, क्योंकि इसी समय में जब किसानों पर हमला हो रहा है, मजदूर वर्ग पर भी हमला हो रहा है। देश के किसान, मजदूर और मेहनतकश को लॉकडाउन में रखते हुए कॉरपोरेट लूट के लिए अनलॉकडाउन का एक दौर चला हुआ है। तो मजदूर वर्ग का जो हक है, जो लड़के हासिल किए हैं, उसको भी ये लोग छीनने का कोशिश कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा। 1880 के दशक में तब से ये मांग रहा है कि 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और मजदूरी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो वो काफ़ी लोग शहीद भी हुए उस आंदोलन में। ये आंदोलनों का एक फल रहा है कि जो कुछ मजदूर वर्ग को मिला हुआ हक, उसको अभी छीनने का कोई। तो मजदूर किसान एकता भी और मजबूत होते हुए इस समय में देखने को मिल रहा है। नवंबर 26 तारीख को मजदूर वर्ग का पूरा भारत में जो हड़ताल हुआ, उसी दिन किसान और खेत मजदूर ग्रामीण भारत हड़ताल का भी निर्णय किया और उसमें पूरा देश में 26 करोड़ मजदूर उसमें भाग लिया और उसके साथ किसान और खेत मजदूर। तो ये शायद इतना बड़ा एक आंदोलन जिसमें इतने ज़्यादा लोग भाग लिए, पूरा दुनिया के इतिहास में ही कम होंगे। तो नवंबर 26 और 27 को जो दिल्ली चलो हम लोग देखे, पंजाब और हरियाणा से जो हज़ारों किसान आए, किस बर्बरता से ये सरकार, मोदी सरकार उसका सामना किए। जैसे दो शत्रु देशों के बीच जिस तरीके से एक संरक्षण के लिए कोशिश होता था, उसी तरीके से पूरा नेशनल हाईवे को खोदते हुए, वाटर कैनन इस्तेमाल करते हुए और जो टीयर गैस इस्तेमाल करते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो किसान उनके ट्रैक्टर और गाड़ियां लेके आ रहे थे, उन पर जिस बर्बरता से इस ठंड के मौसम में उससे सामना किया, ये हम सभी देखें। तो आज दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर, पलवल और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर में लाखों किसान बैठे हैं और इस आंदोलन को सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे देश के जो मजदूर वर्ग, आम जनता इसके समर्थन में आज आई है। ये एक अभूतपूर्व नज़ारा है। तो इससे सरकार भौखला गई है। वो लोग लगातार ये एक प्रचार करते आए। पहले वो कहे कि ये खालिस्तानी है, उसके बाद ये कहने लगे कि पाकिस्तान और चीन का हाथ इसके पीछे है, और लगातार इस टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, ये आम जनता पहचान चुकी है कि ये जो सरकार जिस तरीके से इसको बदनाम करने का कोशिश है, ये गलत है। तो आज इस आंदोलन के बल पर ही राजनाथ सिंह को कहना पड़ रहा है, अचानक उनको याद आ रहा है कि वो किसान के बेटे हैं। तो ये आंदोलन आने वाले दिनों में लगातार हम लोग देखें कि साथ वार्ता भी हुआ है। ये बातचीत के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वो अड़े हुए हैं कि इसको वापस नहीं लेंगे। ये जो चीज़ है, एक वार्ता में ये भी कहा कि उन पर दबाव है, उन पर दबाव है, हम जानते हैं उन पर दबाव है। हम जानते हैं कि ये सिर्फ दबाव ही नहीं, ये कानून ही लिखा गया अदानी और अंबानी के कहने पर।
तो ये दबाव उन पर है। पर हम लोग ये उनका कहना है, तो हम लोग इस आंदोलन को और तेज़ करने वाले हैं। देश के हर जिला में आंदोलन चल रहा है। आने वाले दिनों में 23 तारीख नेताजी का जो जन्मदिन है, उससे 26 तारीख तक हर राज्य में जो राजनिवास है, गवर्नर ऑफिस का रेजिडेंस है, उसमें हज़ारों की संख्या में किसान मजदूर, खेत मजदूर का महापड़ाव होने वाला है और 26 तारीख को मजदूर किसान परेड होने वाला है। ये हम लोग इतना इस आंदोलन का एक रूपरेखा भी तैयार हुआ है। थैंक यू, सारा हो गया। ठीक, एक चीज़ है, ये जो एकजुट आंदोलन है, हम लोग को विश्वास है ज़रूर जीत इस आंदोलन का होगा। जितना दिन ये सरकार इसको बढ़ाना चाहे वो बढ़ाए, पर हम लोग तैयार है। जैसे कि पहले से किसान कहते आए, जब तक ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस ना हो और उसके साथ साथ जो बिजली कानून में जो संशोधन ले आए गए, जब तक ये वापस ना हो, किसान वापस नहीं जाएंगे और जीत हमारा होगा। सरकार को करारा एक हार का सामना करना पड़ेगा।